गुड इवनिंग गाइस। यस, दिस इज़ क्रिएटिव गर्ल। सो आज मैं लेकर के आई हूँ सीडीपी के क्वेश्चंस नहीं है। ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपका इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट है टेट का 5th पार्ट। ये पर्यावरणीय अध्ययन इसको हिंदी में कहते हैं। तो 30 क्वेश्चन हम उसके कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने सोचा है कि जैसे कि इसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं 2 सब्जेक्ट्स ले करके चलती हूँ। अदरवाइज जो है मतलब बहुत ज़्यादा फिर टाइम लगेगा और हो सकता हो अगर एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तो हमारी जल्दी तैयारी भी नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं 2 सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ। जितना हो सकेगा उतना करूँगी, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, ठीक है। 1853 में भारत की पहली यात्रा ट्रेन चली थी। ये आपकी चली थी बम्बई से थाने के बीच। बम्बई को अब मुंबई कहा जाता है और इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस थी वो 34 किलोमीटर थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है। ये सोनपुर जो है वो आपका बिहार में आता है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कार्तिक पूर्णिमा को मतलब ऐसे मंथ के नेम से कैसे क्या बोलते हैं, तो नवंबर दिसंबर में लगता है। और इस मेले में जो हाथी है वो प्रमुख आकर्षण रहता है। देन आपका आता है राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। तो राष्ट्रीय एकता मतलब ये होता है कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के संबंध कैसे हैं, ठीक है। तो ये हुआ था 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, आप लोग कैसे याद करेंगे 1961 सन? तो देखिए मतलब स्टार्टिंग में 1 है, लास्ट में 1 है। अब 3 की टेबल पढ़ो तो 3 3 × 9, 3 2 × 6, तो ऐसे याद करेंगे, ठीक है। मतलब मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, जो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है मैं उस अकॉर्डिंग आपको बताते जा रही हूँ। बाकी अगर आपको दूसरी ट्रिक्स मालूम है तो आप उस चीज़ से भी आप अपना लर्न कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देन आपका आता है समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है। तो आर्टिकल 14 से 18 में मिलता है। समता के अधिकार मतलब होता है राइट टू इक्वालिटी, यानी आपको जो है शिक्षा का अधिकार है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, आप मतलब जो है क्या बोलते हैं, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। फिर आपका आता है कि किस देश में लचीला संविधान लागू है। तो यूनाइटेड किंगडम में है। रीज़न ये है कि यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान लागू है। तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है समान कानून और जो संविधान कानून है इसमें अंतर। यहाँ पे क्या होता है, जो सामान्य कानून होता है और संविधानिक कानून होता है। जैसे हमारे यहाँ है कि समान कानून अलग है और संविधान से रिलेटेड जो कानून है वो अलग है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम में ऐसा नहीं है, एक ही कानून है, यही समान कानून, जिससे जो है मतलब आपका जो संविधान है इसीलिए कहा जाता है कि लचीला संविधान है। अच्छा, जो भारत का संविधान है वो कठोर भी है और लचीला दोनों है। फिर आपका नेक्स्ट आता है कि किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रेंडियर है ये एक पशु है जो टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के लिए परिवहन और माल ढुलाई के काम में आता है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे रेंडियर क्या है, तो आप लोग एक बार गूगल पर सर्च करिएगा रेंडियर क्या, क्योंकि मैंने भी कभी रेंडियर को देखा नहीं है। तो जैसे कि रेगिस्तान में क्या होता है, रेगिस्तान में ऊँट होते हैं। ऊँट क्या करते हैं, परिवहन का काम करते हैं, माल ढुलाई का काम करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो रेंडियर जो टुंड्रा प्रदेश है यहाँ पर जो है ये रेंडियर काम में आता है। और रेंडियर की खाल भी पहनी जाती है ठंड से बचने के लिए, और भोजन के रूप में इसका मतलब जो भी मीट होता है या फिर इसका मिल्क होता है वो उपयोग करते हैं। मतलब ये एक हिसाब से देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो रहा है ना, मतलब टुंड्रा रीजन के लिए। देन आपका आता है कि कौन सा है एक जो शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। तो कंपास है। और ये गाइस मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि उस कटिबंधीय घास स्थल में जैसे पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास होती है, ब्राज़ील में कंपास होती है, वेनेजुएला में लनोस होती है। तो ये सब चीज़ें और नीचे भी दी गई हुई है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल में। तो गाइस मैं सारे पढ़ के नहीं बताऊँगी, मैं आपको दिखा रही हूँ और आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर है जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आप लोग को पता है सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। क्यों है, क्योंकि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 में फैला हुआ है, ठीक है। देन आपका आता है भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। अच्छा गाइज, मुझे ना ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जनजातियों के बारे में पढ़ने के। अभी आपने यूट्यूब पे देखा होगा एक, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ये भी एक कोई मतलब आदिवासी जनजाति है, तो शायद उसका नाम पाउल है। हाँ, तो आप लोग बहुत देख रहे होंगे इस टाइम यूट्यूब पे कि पाउल और उसकी जो भी वाइफ है वो दोनों बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे सब पे। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। और कई जनजातियाँ हैं जिनके कान बहुत बड़े से होते हैं और उसमें बहुत बड़ा बड़ा सा पहनते हैं। तो आप लोग अगर फ़ोन चलाते होंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। तो जैसे ये थारू जनजाति है, तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। और ये पश्चिम में नैनीताल यानी उत्तराखंड से लेकर पूर्व में देवरिया जनपद तक पाई जाती है, ठीक है। ये हिंदू धर्म को मानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दीपावली के त्यौहार को बताओ ये लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ऐसा क्यों है मुझे खुद नहीं पता, आप लोग पता करिएगा और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी अपना गूगल पर सर्च करूँगी। देन आपका आता है भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, यानी कि भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पे सिचुएटेड है। ये आपका है छत्तीसगढ़ में।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। मैं आपको बता दूं पंचायती राज संस्थाओं में है भारतीय महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए। तो जी हाँ, उसकी उम्र 35 ईयर्स कंप्लीट तो होनी ही चाहिए। अच्छा, आप इधर आ जाइए। जैसे कि कहते हैं भारतीय संघ में कौन होता है, प्रधानमंत्री के अंडर में होता है, राज्यपाल राज्य को देखता है, और जो मेयर होता है वो नगर निगम का पूरा देखता है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो सरपंच है वो ग्राम पंचायत का होता है हेड। अच्छा, मेयर के बारे में मैं बता दूँ, थोड़ा बहुत पता है। जैसे कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे अभी हाल ही में जो भी वहाँ के चेयरमैन हैं उनसे मतलब उनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, उनकी वाइफ को। तो वो काफ़ी अच्छे मेयर हैं और उनका काम है जैसे कि आपके यहाँ नल ख़राब हो गया सरकारी, मान लीजिए आपके घर के सामने लगा है, तो आप मेयर को कॉल करिए कि सर ऐसी ऐसी बात है, तुरंत नगर निगम से वो आदमी भेजेंगे और आपका जो भी चीज़ें हैं वो सही हो जाएंगी। क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ जो भी महिला कांस्टेबल होती है उनको प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे नल वल ख़राब हुआ या कोई चीज़ का इशू हुआ, या फिर उस मोहल्ले में अगर सरकारी नल है वो ख़राब हुए, तो वहाँ के लोग यही करते हैं, नगर निगम को कॉल करते हैं, वो आते हैं और आपका सही करके चले जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें सरकार की तरफ से होती हैं। अच्छा, अब ये क्या है, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सबसे पहले प्रयोग हुआ वो केरला में हुआ। और इसमें ये होता है अनुच्छेद 356 में कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति उस अवस्था में देता है जब राज्य की संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो गया हो। मतलब अगर राज्य जो है बहुत अच्छे से संवैधानिक तंत्र नहीं चला पा रहा है, मतलब विफल हो गया है, तब ऐसी कंडीशन में केंद्र सरकार राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं सभी लगाया जा सकता है, गृह कर, चुंगी कर, मनोरंजन कर। मनोरंजन कर, अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे क्या होता है। अरे जैसे कि कभी कभी नाटक वगैरह हुए, प्रदर्शनी लग गई, सर्कस हो गया, फिल्म लग गई, तो ये सब चीज़ें होती हैं आपके मनोरंजन कर के अंतर्गत। फिर अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, यह है ये है एखार्निया क्रॉसिपस। ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही खतरनाक होता है। खतरनाक इसलिए होता है जलीय खरपतवार क्योंकि ये मतलब पानी में जो भी ऑक्सीजन होती है उन ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे जो मछलियाँ होती हैं मर जाती हैं। क्यों मर जाएंगी भाई, जब ऑक्सीजन वो खींच रहा है तो मछलियों को ऑक्सीजन कहाँ से मिल पाएगा। तो ये एक रीज़न हो गया। अब वायरस के अजैविक होने का क्या लक्षण है। तो मैं आपको बता दूं कि इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और हाँ, अगर इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित करें तब भी ये पॉइजनस होते हैं।